Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject is history. In this class, we're going to start with a new chapter of your history, that is the Revolt of 1857. The Revolt of 1857, again, by the chronology, which is given at the head of the chapter. आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी बेसिकली आपको दिखाती है, मैंने पहले भी बताया है कि इट शोज़ दैट हाउ द इवेंट टुक प्लेस उस पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर के जो हेड पे क्रोनोलॉजी का जो दिया होता है टेबल, वो आपको बेसिकली बताता है कि किस तरह से क्या क्या जो एक्शंस थे या जो जो हैपनिंग्स थी वो हुई हैं ईयर वाइज. So this chronology shows that from 18th century to 19th century the happenings that occurred in India during the reign of the Britishers. So let's start with the chapter. देखो, इंडिया में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ 18th सेंचुरी के अराउंड आ चुके थे. उससे पहले हमारे यहाँ बहुत सारे यू कैन से जो कॉलोनियल पावर्स थे वो आए थे, बट द ब्रिटिशर्स वर द मोस्ट पावरफुल और उन्होंने सबको ओवरथ्रो कर दिया था. एंड दे वर द ओनली रूलिंग पर्सन, दे वर द ओनली रूलिंग यू कैन से द एम्पायर इन इंडिया. और उन्होंने ग्रेजुअली इंडिया के जो रूलर्स थे उस टाइम पर, जो वीक रूलर्स थे, उनको भी ओवरथ्रो कर दिया था. लाइक फॉर एग्जांपल, द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ द मुगल्स. उस टाइम पर बहादुर शाह जफ़र, ही वाज द हेड ऑफ द मुगल्स एंड हिज head state was Delhi, and thus he was also being thrown out by the Britishers and his territory was being annexed. तो यहाँ पर जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, मतलब कुछ ऐसा हुआ 1857 से पहले पहले इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे फाइनली ब्रिटिशर्स को इंडिया में 1857 में एक रिवोल्ट देखना पड़ा. और उस रिवोल्ट के ही बाद हमारे यहाँ जो फ्रीडम के लिए जो फाइट थी, द फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, उसके लिए धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे. देर आर मैनी कॉजेज फॉर दिस रिवोल्ट. सबसे पहले था आपका पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉज बेसिकली ये था कि आपका जो क्या कॉजेज थे पॉलिटिकली जो जिन्होंने इनिशिएट किया रिवोल्ट ऑफ 1857. देखो, आप इसके अंदर इस चैप्टर में आप अलग अलग कॉजेज पढ़ोगे, देन उसके बाद आप पढ़ोगे इमीडिएट कॉज. तो इसमें डिफरेंस क्या होगा अलग अलग कॉजेज़ में और इमीडिएट कॉजेज़ में? देखो, अलग अलग जो कॉजेज़ होते हैं वो कुछ बहुत दिनों से हो रहा होता है, एंड दैट दोज कॉजेज़ आर एडिंग ग्रेजुअली टू द हैपनिंग. और जो इमीडिएट कॉज होता है, मतलब अब ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज होगा, उसका मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ हुई जिसने कहा कि अब बस, नाउ इट इज़ द एंड, अब जो है वो रिवोल्ट होना है. तो ऐसे कॉजेज़ जब आपको कभी भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके लिए आप बोलोगे पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, ये सारे कॉज बताओगे. बट जैसे ही आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट कॉज, तो वो जो आपकी अलग हेडिंग दी होगी इमीडिएट कॉज की, आप वो लिखोगे. इसी तरह से हिस्ट्री में आप आगे भी पढ़ोगे, देयर विल बी मेनी चैप्टर्स दैट विल गोइंग टू कम जिसमें आपको कॉजेज़ पढ़ने होंगे और इमीडिएट कॉज पढ़ना होगा. तो दोनों में ही जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so you have to answer the, if they are asking for the causes, so आप long term causes बताओगे, और जब immediate cause का बोलेंगे तो you have to tell that one cause जिससे कोई भी जो incidents था वो outbreak उसका हुआ. So the first cause of the revolt of 1857 was the political causes. देखो, political causes बहुत सारे थे. सबसे पहला तो मुग़ल एम्पायर का उन्होंने ह्यूमिलिएशन किया था, बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था. देन उसके बाद उन्होंने इंडियन जो स्टेट्स थे उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पीछे पढ़ा है, ये सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज़ थी पॉलिटिकली, वही यहाँ पे आपको पॉलिटिकल कॉजेज़ में देखने को मिलेगी. यहाँ पर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इम्पोज किया था. देन उसके बाद उन्होंने मिस्ट्रस्ट की जो थी उसको इम्पोज किया था, जिससे उन्होंने अवध को एनेक्स किया था. देन उसके बाद इन्होंने एनेक्सेशन ऑफ अवध किया था. इवन दो अवध का जो हेड था ही वाज वेरी लॉयल एंड सबमिसिव रूलर ऑफ हिज टाइम. देन उसके बाद
हिंदूज़ जो थे वो भी नाना साहेब के रिकॉग्निशन से बहुत, नॉन रिकॉग्नाइजेशन जो नाना साहेब का हुआ था उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे. देन एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स जो था वो उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जो स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी किंग की, वो अचानक से अनएम्प्लॉयड हो गई थी. देन उसके बाद तुम्हारे बहुत सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं. इकोनॉमिक कॉजेज़ में बेसिकली जो पीजेंट्स थे लैंड पर, आपने पीछे पढ़ा है कि हाउ दे वर बीइंग अप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. देन उसके बाद हैवी ड्यूटी इम्पोज की जाती थी कॉटन एंड सिल्क पे. इवन उनको आपने पीछे इसको भी पढ़ा है कि कॉटन एंड सिल्क ज़बरदस्ती ग्रो कराया जा रहा था, इंडिगो को ग्रो कराया जा रहा था. देन क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस की जो यू कैन से उनकी जो अर्निंग थी इट वाज बीइंग हैम्पर्ड. क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने यहाँ का इंग्लैंड का जो फिनिश गुड्स होता था उसको इंडिया में ला करके दे वर सेलिंग दैट. देन उसके बाद आपका जो हैंडीक्राफ्ट के जो वर्कर्स थे, क्योंकि उनका जब जॉब ख़त्म हो गया, उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया, तो लैंड पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगा. देन उसके बाद आपके जो हाई पोस्ट थे सिविल और आर्मीज़ में या और भी सारी जगहों पे, वो सब के सब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर की हुई थी, जिससे इंडियंस को जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब में भी जाने का मौका नहीं मिल रहा था. देन नेक्स्ट कम्स दी सोशियो रिलीजियस कॉजेज. सोशियो रिलीजियस कॉजेज मीन द सोशल कॉजेज एज वेल एज द रिलीजियस कॉजेज. इस हेडिंग में आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज थे सोशली और रिलीजियसली जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया, जिससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी. ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उनके अंदर रिसेंटमेंट जागने लगा. सबसे पहला था कि जो मिशनरीज़ थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, वो बहुत एक्टिव थे ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जिस वजह से इंडियंस जो लोग थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम्स, दे वर वेरी मच एंक्शियस. फिर उसके बाद आता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स जो था वो बढ़ गया था आपके हिंदूज़ के बहुत सारे रिचुअल्स में. बहुत सारे जैसे सती प्रथा है, पॉलीगैमी है, चाइल्ड मैरिज है, विडोरी मैरिज है, और भी बहुत सारे ऐसे इसी तरह के बहुत सारे कॉजेज़ थे जिससे हिंदूज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी. देन उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन लोगों ने अपनी इंडियन एजुकेशन के लिए थ्रेट माना कि हमारे ये कल्चर को ख़त्म कर देगी. देन जो लैंड्स होते थे वो टेम्पल्स और मॉस्क से जो बिलोंग करते थे उनके ऊपर टैक्सेशन किया जाने लगा और हैवी टैक्सेशन किया जाने लगा. अगेन द नेक्स्ट कॉज इज़ द मिलिट्री कॉजेज़. मिलिट्री कॉजेज़ इसके अंदर जो इंडियन सिपॉयज़ होते थे, जो इंडियन सोल्जर्स होते थे, उनको अपने कास्ट का कोई भी जो भी वो साइन होता है, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो टर्बन हो, चाहे वो बियर हो, तो उनको कुछ भी इस तरह का फॉलो नहीं किया देने जा रहा था. देन उसके बाद जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो 1856 में आया था, उसने जो है इंडियन सोल्जर्स को बाहर ओवरसीज़ जाने के लिए मजबूर कर दिया था. उनको अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार ओवरसीज़ जा कर के ब्रिटिशर्स को सर्व करना होता था. ओवरसीज़ जो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो ओवरसीज़ लोग जाते थे, उनको ये माना जाता था कि उनकी कास्ट जो होगी वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, उनका रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से जो हिंदूज़ थे वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा यू कैन से एंक्शियस थे कि वो नहीं जाना चाहते थे. देन उसके बाद सिपोइज जो थे दे वर बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स उनकी बहुत बेइज्जती करते थे, उनको डिसरिस्पेक्टफुल वे में उनके साथ ट्रीटमेंट होता था. उनको जो सैलरी थी वो कम मिलती थी इन कंपेयर टू द ब्रिटिश जो सोल्जर्स होते थे. देन उनके जो राशनिंग होती थी सोल्जर्स की वो भी कंपैरेटिवली लो होती थी आपके जो ब्रिटिश होते थे उनके कंपैरिजन में. देन नेक्स्ट आता है, अब देखो आता है इमीडिएट कॉज, मतलब कोई एक ऐसी वजह हुई. देखो ये जो सारे हमने अभी कॉजेज पढ़े, दे वर द कॉजेज विच वर एडिंग ग्रेजुअली, इस चीज़ को ग्रेजुअली बढ़ा रहा था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस को रिवोल्ट करना है. बट दिस इमीडिएट कॉज इट गेव अ सिंगल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज जिस पे आ गया कि नाउ दिस इज़ द लिमिट, नाउ वी हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो वो क्या था? देखो जब ब्रिटिशर्स ने एक नया राइफ़ल, एनफील्ड राइफ़ल इंट्रोड्यूस किया था. एनफील्ड राइफ़ल में ये था कि उसकी जो कार्ट्रिज थी, जो कारतूस होती है जिसको हम कहते हैं, वो रैप होती थी एक
पेपर में. सो दैट पेपर, द पेपर वॉज हैविंग दी फैट होता था. क्यों? क्योंकि जो गन पाउडर होता था उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए वो एक पेपर में रैप होता था. और वो जो पेपर होता था, इट वॉज बीइंग सेड कि ये जो पेपर पे ग्रीस है ये आपकी पिग एंड काउ की जो फैट है उससे इस पेपर को ग्रीस किया गया है. ये जो, और इसमें क्या होता था कि इस कार्ट्रिज को जब राइफल में लोड करते थे, जब लोडिंग इसकी होती थी, तो उसको जो सोल्जर्स होते थे उनको उसको अपने टीथ से उस पेपर को रिमूव करना होता था. तो ये चीज़ जो थी, जो क्योंकि ये पेपर जो था इसके अंदर कहा जा रहा था कि इट इज़ बीइंग ग्रीस्ड बाय द फैट ऑफ द पिग एंड द काउ. तो यहाँ पर दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपॉइज जो थे उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे. और फिर इसके बाद आउटब्रेक हुआ रिवोल्ट का. सबसे पहला जो रिवोल्ट था वो था मंगल पांडे ने किया था इन 1857. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया था. और इसके बाद धीरे धीरे ये जो रिवोल्ट था ये बहुत सारी जगहों पर फैल गया. लाइक 1857 में ही मेरठ में ही भी एक एक्चुअल फिर से एक रिवोल्ट हुआ. और जो इंडियन जो सोल्जर्स थे इसके बाद कस्टडी में ले लिए गए थे. देन देवर, और बहुत सारी जगहों पे धीरे धीरे आप देखोगे कि ये रिवोल्ट बढ़ने लगा. लाइक दिल्ली में, बनारस में, देन लखनऊ, कानपुर, रोहिलखंड, ये सारी जगहों पे जो ब्रिटिश अंडर जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मारा, बहुत सारे जो उनके जो ऑफिसर्स थे उनको मारा. और इसी दौरान जो ब्रिटिशर्स, जो इंडियंस थे, उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी कि हम बहादुर शाह जफ़र को फिर से अपना किंग बनाएंगे और हम उनके अंडर में रूलिंग इंडिया की करवाएंगे. और इसलिए उन्होंने दिल्ली को कैप्चर भी कर लिया था. बट सून 11 मई को ये सारी की सारी जो ये हुई थी कि इन्होंने दिल्ली को, जो सिपॉइज थे, इंडियन सिपॉइज थे, उन्होंने कैप्चर किया था. लेकिन फिर क्या हुआ कि जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको भेज दिया गया अलेक्ज़ायर में और उनको नज़रबंद कर लिया गया. एंड उनके जो 2 बेटे थे उनको भी मार दिया गया. ये जो सारा का सारा दिल्ली की तरफ जो लोग बढ़े थे और बहादुर शाह जफ़र को अपना किंग बनाना चाह रहे थे, इसकी जो हेडिंग कर रहे थे उनका नाम था जनरल बख्त खान. देन नेक्स्ट रिवोल्ट जो हुआ वो था अवध में. अवध में भी जो बेगम हज़रत महल थे, वो भी जो पीजेंट्स थे, सिपॉइज थे और जो ताल्लुकदार थे, उनकी वो यू कैन से सपोर्ट कर रही थी. और उन्होंने क्या किया था, जो लखनऊ का रेसिडेंसी है वहाँ पर उन्होंने फोर्स किया कि ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं, जो ब्रिटिश फैमिलीज़ हैं, वो जा कर के वहाँ उसके अंदर रहें. इसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा जो, अच्छा, ये जो अवध में जो रिसेंटमेंट था ब्रिटिशर्स की तरफ से, इसको हेड कर रहे थे हेनरी लॉरेंस. हेनरी लॉरेंस, बहुत सारे जो हेनरी लॉरेंस ने भी अच्छी फाइट दे रहे थे इंडियंस को. देन बहुत सारी जो इन ब्रिटिश जो लोग थे रेसिडेंसी में, वो धीरे धीरे मर रहे थे. बट स्टिल, क्योंकि वहाँ पे एपिडेमिक उस एरिया में, उस क्लोज एनक्लेव ऑफ रेजिडेंसी में एपिडेमिक आउटब्रेक हो रहा था. देन चाइल्ड थे, बच्चे थे, वुमेंस थी, तो वो सारे के सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. बट स्टिल द ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग बैक विद इंडियंस. देन उसके बाद आपका जो कानपुर है, कानपुर देखो, जो नाना साहेब थे उनको जो पेशवा बाजीराव के वो अडॉप्टेड सन थे, तो उनको आपके जो पेशवा थे उनको फिर पेशवा के लिए आगे बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाया हुआ था और इस वजह से उनको कानपुर भेज दिया गया. देन उनकी जो उनको ये एश्योरेंस दिया गया था कि वो जब अपनी जो टेरिटरी है उसको ब्रिटिशर्स को दे देंगे तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रीव्यू पर्स मिलेगा, मतलब एक तरह की कह सकते हो पॉकेट मनी मिलेगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और इसके बाद जो नाना साहेब थे उन्होंने भी इस सिपोय म्यूटिनी को, ये जो आउटब्रेक था रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया. किसके साथ मिलकर के? तात्या टोपे के साथ. अगेन
जब ये रिवोल्ट जो था वो पहुंचा झांसी में। यहाँ पर रानी ऑफ झांसी, आप सबको पता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी तात्या टोपे और नाना साहेब के साथ मिलकर के उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। एंड on 17 June 1858 she died while fighting with the Britishers. Then बिहार में भी जो रिवोल्ट था वो एक कुंवर सिंह जो थे, he was the old man, he was also carrying forward the revolt of 1857 in बिहार. बट अगेन ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास एडवांस ट्रूप्स थे, एडवांस आर्म्स एंड एमिनेशंस थे, और इस वजह से उन्होंने इस सारे के सारा जो उनका था जो ये रिवोल्ट था 1857 का, इसको वो सप्रेस कर पाए. देन इसके बाद जो कुछ ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए. सबसे पहला चेंज देखने को मिलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो क्या हो गया था कि उसकी जो रूलिंग थी इंडिया में ख़त्म हो गई थी. नाउ आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इस इंडिया की जो रूलिंग थी इट वाज बीइंग गिवन इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश अंपायर. जो ब्रिटिश क्राउन था, जो क्वीन एलिजाबेथ वाज द हेड, उन्होंने इसको डायरेक्टली अनेक्स, इसको अपने अंडर में इंडिया को ले लिया, और बीच में से ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस करने के लिए ही एक कंपनी बना के रख दी, और उन्होंने और भी दूसरी कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया में जा कर के बिजनेस करेंगी. पहले तो उन्होंने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अलाउ किया था. क्यों? और इससे क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे अपनी मोनोपोली इंजॉय कर रही थी. बट जब ब्रिटिश क्राउन को ये लगने लगा कि हमारे हाथ से इंडिया का जो टेरिटरी है वो चला जाएगा, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से इस टेरिटरी को ले लिया अपने अंडर में. अब जो था, जो जनरल बनता था वो क्या हो गया, आपका जो गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी, अब वो बनने लगा, अब उसकी टाइटल को कहा जाने लगा वॉइस रॉय. एंड वॉइस रॉय जो होता था वो सबॉर्डिनेट होता था किसका? वो होता था सबॉर्डिनेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो अपॉइंट किया जाता था क्राउन की तरफ से, और क्राउन की तरफ से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था वो ही स्टेट का हेड माना जाता था. अगेन 1857 के रिवोल्ट के बाद दी पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी ब्रिटिश क्राउन ने वापस ले ली, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि अब जो इंडियंस होंगे वो भी अच्छी और बड़ी ऊंची पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी क्वालिफाइड अगर हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. देन उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी उन्होंने रिवाइव करना शुरू कर दिया. अगेन टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. आपकी डेडलाइन दी हुई है आपके चैप्टर के लास्ट में. अगेन यू हैव टू गो थ्रू इट. डेडलाइन बेसिकली आपको बताती है कि व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री. Then in this chapter again you are going to come across the explanatory words. Please go through it. Your half yearly exam is just around the corner. It will be held in next month, so please students study your subject and best of luck for your exam. In our next class we'll start with the revision of this particular subject. Thank you so much. Have a great day ahead.